हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमस्क। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी FCI AGM 2021 के लिए, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। हमने क्रॉपिंग पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स पढ़े थे। हमारे अब से पहले की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एडुमस्क पे जाके उनको देख सकते हैं। आप फर्दर जो हमारी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हमारी इन वीडियोस की, इनका कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एडुमस्क 1008। तो लेट्स मूव फर्दर। हम अब डिस्कस करेंगे अपने फैक्टर्स के बारे में। तो क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो हमारे फैक्टर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला आता है इंटरनल फैक्टर्स, जिसको हम जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, और हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, तो हमारा जो इंटरनल फैक्टर है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे हम सब में हमारे पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट होते हैं, तो उसी तरह से जो हमारे प्लांट हैं उनमें भी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है। तो उसी तरह से उसके अंदर जो क्वालिटीज़ आती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। पहले इंटरनल फैक्टर्स को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एक्सटर्नल फैक्टर्स को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्लाइमेटिक, एडेफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक और सोशल इकोनॉमिक। ये सारे फैक्टर्स को हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, क्लियर। उसके बाद हमारा आगे इंटरनल फैक्टर्स, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। तो इसमें हमारी जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए और जितने भी हमारे डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं उन सब के लिए हमारी जो प्लांट की जेनेटिक फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे हम रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इंटरनली प्लांट के जो मिल रहे हैं, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आता है हमारा हाई यील्डिंग एबिलिटी। जो किसी भी प्लांट की कि भाई प्रोडक्शन कितना होगा, कितनी यील्ड होगी हमारी, वो उसका जेनेटिक फैक्टर है। वो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, क्लियर। उसके बाद आता है मैच्योरिटी पीरियड, कि कोई प्लांट, कोई क्रॉप कितना जल्दी और कितना लेट ग्रो करेगी, कितनी लेट मैच्योर होगी, कितना जल्दी मैच्योर होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड आता है कि किसी भी जो कहते हैं ना हम, डिज़ास्टर जो हो जाता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ड्रॉट और फ्लड, इससे जो लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी प्लांट की, वो उसके जेनेटिक फैक्टर्स में आती है, ठीक है। सैलिनिटी टॉलरेंस क्या कहते हैं कि सॉल्ट, जो पानी के अंदर जो नमक की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसको सहने के लिए, मतलब प्लांट उसमें कितना ग्रो कर सकता है, ये आता है सैलिनिटी टॉलरेंस में, ओके। उसके बाद आता है टॉलरेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। भाई उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, वो भी एक जेनेटिक फैक्टर है। जैसे हम है, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स पे भी इफेक्ट करता है कि भाई हमें कोई बीमारी कितना जल्दी पकड़ेगी, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेन, कि ग्रेन के अंदर कि कैसा कॉम्पोजिशन होगा, वो भी जेनेटिकली मिलता है कि भाई ऑयल कंटेंट कैसा होगा, प्रोटीन कंटेंट कैसा होगा। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ ग्रेन, कि वो ग्रेन कैसा होगा। हम कहते हैं कि ये गेहूँ मोटा है, इसका सीड अच्छा होगा, ये गेहूँ ऐसा पतला है, बारीक है। तो ये सब चीज़ भी हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ओके। तो ये जो सारे हमने पढ़े हैं, ये सारे हमारे जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्रॉप की ग्रोथ पे असर पड़ता है। इसके लिए बहुत कम लेवल तक हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। ये इंटरनल फैक्टर आई होप क्लियर है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने पहले भी बताया था, क्लाइमेटिक, एडेफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक, सोशल इकोनॉमिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक। जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है ना, उस पर हमारी मोर देन 50% हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है ना, वो डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर हमारे जितने भी एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल्स हैं वो सब आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा प्रेसिपिटेशन, उसके बाद हमारा सेकेंड है टेम्परेचर, थर्ड इज हमारे ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन,
फिर आता है विंड वेलोसिटी और फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये जो हमारे 6 फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर जो हमारा वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेदर वेरिएबल्स जो आ रहे हैं, इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ऑल द वाटर विच फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जितना भी पानी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है, जो जैसे भाई बारिश हो रही है, स्नो है, हेल है, फॉग है, ड्यू है, ये सारे जो हमारे मतलब जो भी हमारे नेचुरल फैक्टर्स हो रहे हैं जिससे भी हमें पानी मिल रहा है अर्थ पे, उन सबको हम किसके अंदर, प्रेसिपिटेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर। जो हमारा टोटल प्रेसिपिटेशन है वो हमारे टाइप ऑफ क्रॉप की ग्रोथ को किसी भी एरिया में, किसी भी एक स्पेसिफिक लैंड में जो हमारी जो क्रॉप ग्रो होने वाली है उसको कौन अफेक्ट करता है, हमारा प्रेसिपिटेशन अफेक्ट करता है। देखिए, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम यूँ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी जो क्रॉप है वो किससे अफेक्ट होती है, कि रेनफॉल, हमारी रेनफॉल हुई है या नहीं हुई है। और इंडिया में तो वैसे भी हमारा जो फार्मर है वो ज़्यादातर रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। तो हमारी जो रेनफॉल है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि भाई हमारा टोटल रेनफॉल कितना हो रहा है, हमारे लिए ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमारा रेनफॉल इवनली होना चाहिए। मान लो साल भर जो हमारा रेनफॉल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक महीने में तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई जब हमें ज़रूरत भी नहीं थी। और हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो साल में रेनफॉल हो रही है वो इवनली होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट ना हो। खास करके जो ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं हमारे, उसमें हमारे रेनफॉल की बहुत ज़रूरत होती है। टोटल रेनफॉल से फ़र्क नहीं पड़ता, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हमारा रेनफॉल, की हमारा ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होकर ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रेनफॉल इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, इवनली डिवाइडेड होना चाहिए ओवर द ईयर। क्लियर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर और कुछ नहीं, क्या है, हीट की इंटेंसिटी को मेज़र करना ही हमारा टेम्परेचर है। क्लियर। अब हमारा जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे जर्मिनेशन को, सीड के जर्मिनेशन को, प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। ओके। हमारा जो मोस्टली जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके लिए जो मतलब ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर कहते हैं ना फिजिबल है या आइडियल टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके। हमारा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो प्लांट की जितनी भी हो रही हैं, फिजिकल और केमिकल हम कह सकते हैं, जैसे लीफ का एक्सपेंशन जो हो रहा है, फ्लावर जो हमारा प्रोसेस हो रहा है कि भाई फ्लावर जो ग्रोथ हो रही है, फ्लावर में फूल जो बन के आ रहा है, वो जो प्लांट के अंदर वो जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं वो सब क्या है, टेम्परेचर के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। जो गैसेस के अंदर या लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूज़न होता है, मतलब प्लांट्स के अंदर जो गैसेस और लिक्विड जो डिफ्यूज़ करती हैं लीफ से, स्टेम से, जहाँ से भी, वो सब के किसकी हेल्प से होता है, टेम्परेचर की हेल्प से होता है। एक हमारा दे रखा है कार्डिनल टेम्परेचर। कार्डिनल टेम्परेचर क्या है कि जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसी भी प्लांट का, जिस प्लांट पे भाई वो कहते हैं ना मिनिमम टेम्परेचर ऐसा होगा जिससे वो ग्रो करना शुरू करेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो कि वो भाई सीज ना कर जाए, मतलब उसका मतलब प्लांट की डेथ ना हो जाए या प्लांट अपना भाई ख़राब ना हो जाए। वो जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं कार्डिनल टेम्परेचर, कि एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है, उसको कहते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है कि हमारा कितना पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं हम कि हमारा जितना भी हमारा पानी है जो कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो हमारा पानी हमारे एनवायरनमेंट में है वो, और दूसरा उसका जो रेशो है किसके साथ, एयर की जो कैपेसिटी है कि भाई वो इतना ले सकती है, इतना पानी होल्ड कर सकती है, उन दोनों का जो रेशो होता है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लियर। फिर से बता रही हूँ एक बार कि क्या होता है कि रेशो जो है ना, कि भाई जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा में, जो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसका रेशो किसके साथ, कि एयर कितना होल्ड कर सकती है अपने अंदर, कैपेसिटी कितनी है उसकी, उस पानी को या वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, उन दोनों की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लियर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो इसका मतलब है कि सारा जो हमारा स्पेस है या जो हमारा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, कोई सॉइल इवेपोरेशन नहीं होगा, कोई प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। जब हमारा ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना पानी है कि वो और नहीं ले सकता,
इससे ज़्यादा हम पानी नहीं ले सकते, तो क्या होगा, कोई एवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा प्लांट के उसमें। तो जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तब कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं होती, ना सॉइल एवेपोरेशन होता है, ना प्लांट ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर? हमारे क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो सबसे सूटेबल या आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कंटेंट है वो कितना है, 40 से 60% है। क्लियर? उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमारी जो 40 से 60% तो हो गया नॉर्मल क्रॉप्स के लिए, किसी किसी क्रॉप के लिए हमारे को उससे ज़्यादा भी चाहिए होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब पर मैक्सिमम जो क्रॉप्स हैं हमारी वो इतनी ह्यूमिडिटी को टॉलरेट नहीं कर पाती। उससे क्या होता है, पेस्ट और डिजीज़ के आउटब्रेक का बहुत खतरा रहता है, इसलिए हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, वो 40 से 60% के बीच में ही होनी चाहिए ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए। बस बहुत कम ही क्रॉप्स ऐसी हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 80% या उससे ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, हाइग्रोमीटर है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या है, ऐसा पार्ट जिसके बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। सोलर रेडिएशन होता क्या है, एक जनरल टर्म है जो कि सन से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, रेज जो निकल रही हैं, उनके लिए एक जनरल टर्म जो यूज़ की जाती है वो सोलर रेडिएशन यूज़ की जाती है। सोलर रेडिएशन क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मतलब कि भाई एक तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इक्वली या इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द अर्थ, वो सोलर रेडिएशन कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो हर रीजन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे कैसे ग्रो होंगी, ये सोलर रेडिएशन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। सोलर रेडिएशन सिर्फ हमारे जर्मिनेशन में या क्रॉप की ग्रोथ में ही नहीं, आफ्टर हार्वेस्टिंग भी हमारी जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत हेल्प करता है हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन में या यील्ड में। अब है हमारा जो विजिबल रेडिएशन जो है वो जो सोलर रेडिएशन के अंदर विजिबल रेडिएशन आ रही है, सोलर रेडिएशन के अंदर का पार्ट है जो विजिबल रेडिएशन, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वो हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है, और ये कौन हेल्प करता है, विजिबल रेडिएशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब PAR जो है वो एक एसेंशियल है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अल्टीमेटली बायोमास के लिए। PAR की जो रेंज है जिसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होगी, वो क्या है, 0.4 से 0.7 म्यू मीटर, और हम कह सकते हैं 400 to 700 नैनोमीटर उसकी रेंज दी गई है। जो हमारी विजिबल रेडिएशन है वो विब्योर जो है उसकी दे रखी है 0.4 से 0.5 म्यू एम होगा एक्टिव। क्लियर? 0.5 टू 0.6 म्यू एम होगा ऑरेंज और रेड के लिए, वो भी एक्टिव है। 0.5 टू 0.6 म्यू एम होगा ग्रीन और येलो के लिए, वो लीस्ट एक्टिव है, लो मतलब कम एक्टिव है। एक्टिव तो है लेकिन इतना फिजिबली एक्टिव नहीं है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है कि हमारे जो प्लांट है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दिन में, कि भाई जो फ्लावर की ग्रोथ है, जो प्लांट की ग्रोथ है वो दिन में कैसी है, उसको कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म को मतलब प्लांट के बेस मतलब इस डे लाइट के बेसिस पे प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट आता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट, सेकंड इज डे न्यूट्रल प्लांट, थर्ड इज लॉन्ग डे प्लांट। ओके, पहला आता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या है कि प्लांट को कितनी डार्कनेस या फिर कितनी कम लाइट की ज़रूरत है, इसकी जो डे लेंथ है वो 12 घंटे से कम होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ओट और कैरेट। डे न्यूट्रल का क्या है कि इसका देयर इज़ नो और लेस इन्फ्लुएंस ऑन डे लेंथ, मतलब डे लेंथ पे इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसका एग्जांपल है टमाटो, मेज एंड सनफ्लावर, मतलब लेंथ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डे न्यूट्रल में। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जो हमारे प्लांट के लिए डार्कनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा क्रिटिकल लेवल से कम होगी, उसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसके लिए जो डे लेंथ है वो 12 घंटे से ज़्यादा होगी। इसके एग्जांपल है बीट और रेडिश। अब आता है हमारा फोटोट्रोपिज्म या हम कह सकते हैं हेलियोट्रोपिज्म, कि हमारे प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो लाइट की तरफ, लाइट की डायरेक्शन की तरफ कैसा है। जैसे सनफ्लावर है, हमने देखा भी है कि भाई जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है, तो जो प्लांट्स की जो डायरेक्शन है वो सन की तरफ हो जाती है, और जैसे ही सन सेट होता है उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को मतलब वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे सन राइज होगा उसके बाद फिर उनकी डायरेक्शन सन की तरफ हो जाएगी।
क्लियर। तो इन प्लांट्स को कहते हैं फोटोट्रॉपिक प्लांट। नेक्स्ट आता है हमारा विंड वेलोसिटी। जो बेसिक फंक्शन है या फिर हम कह सकते हैं मेन फंक्शन है जो विंड का, वो क्या है कि वो मॉइस्चर और हीट कैरी करता है प्लांट के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड जो सप्लाई करता है प्लांट्स को, वो भी विंड वेलोसिटी ही करती है। विंड ही हमारा इसके लिए हेल्पफुल है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो हमें किससे मिलती है? विंड वेलोसिटी से मिल रही है, कि भाई वो हमारे लिए एक तरह से एक कैरियर का काम कर रहा है। उसके बाद हमारी जो आइडियल विंड मूवमेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो क्या है? 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, 4 to 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर इससे ज़्यादा होगी हमारी जो विंड की स्पीड है, वो क्या है? वो डैमेज करना शुरू कर देती है हमारे प्लांट्स को, वो उसके लिए आइडियल मूवमेंट नहीं है विंड का। ओके, ज़्यादा तेज हवा से हमारा सॉइल इरोजन भी होता है। ओके, विंड वेलोसिटी इज क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस की हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर में हमारी क्या कंपोजिशन है गैसेस की, वो देख लेते हैं। CO2 का कंपोजिशन है 0.03%, O2 इज 20.95 और अराउंड 21%, N2 इज 78.09%, आर्गन इज 0.93% एंड अदर गैसेज आर 0.02%। क्लियर, ये कॉम्पोजिशन है हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस का। उसके बाद हमें मतलब जो हमारा CO2 है वो क्या है? हमारे लिए प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो CO2 की प्रेजेंस में ही होता है। CO2 उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारा जो CO2 है वो क्या करता है? हमारे जो लीव्स में जो स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है उसमें डिफ्यूज़न जो होता है वो CO2 की वजह से होता है, CO2 की हेल्प से। मतलब CO2 को जो प्लांट्स के अंदर ले जाया जाता है वो किसकी प्रोसेस से हो रहा है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा है, थ्रू स्टोमेटा। क्लियर। उसके बाद हमारा जो O2 है वो आपको पता है कि भाई हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वो प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस तो हमें पता है, हमने चाइल्डहुड में भी पढ़ी है। तो उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना वो उसको जो सॉइल में फिक्सिंग होती है, हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे, हमने राइजोबियम का नाम सुना होगा। तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के न्यूट्रिशन में। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे एडेफिक फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं कि जो सॉइल जो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एडेफिक फैक्टर्स होते हैं, कि वो सॉइल जो है हमारी कंप्लीट जो हमारी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, उसमें सॉइल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, किसी भी लैंड पे प्लांट की ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली जो हम डिपेंड कर रहे हैं वो सॉइल के टाइप पे डिपेंड कर रही है, कि भाई हमारी सॉइल कितनी अच्छी है, और उसी हिसाब से हमारा जो प्लांट है वो उतना ही इफेक्टिवली ग्रो होकर निकलता है, उतना ही अच्छा ग्रो होता है। तो जो फैक्टर्स हैं सॉइल के, जो फैक्टर्स हैं जो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सॉइल मॉइस्चर, फिर है सॉइल एयर, थर्ड वन इज सॉइल टेम्परेचर, नेक्स्ट इज सॉइल मिनरल मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल रिएक्शन। ये 7 हैं, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सॉइल मॉइस्चर। हमें पता है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए पानी सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है, और जो कि वो कहाँ से लेता है प्लांट, कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। ठीक है, सॉइल हमारा फोटोसिंथेसिस में भी बहुत हेल्प करता है। ये हमारी केमिकल और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है सॉइल की, जैसे कि मिनरलाइजेशन, कि सॉइल को जो मिनरलाइजेशन हो रहा है उसको जो मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें भी हमारा जो मॉइस्चर है वो बहुत हेल्प करता है। मॉइस्चर की जो रेंज है ना वो कितनी होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक है एक क्रॉप के लिए, कि उसकी जो फील्ड की कैपेसिटी है, कि भाई फील्ड कितना मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकता है वो, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सॉइल का बिल्कुल मिनिमम जो मॉइस्चर होता है कि जिसमें हमारा क्रॉप ग्रो कर सकता है, जिसके बाद अगर उससे कम होता है हमारा मॉइस्चर तो हमारे क्रॉप जो है वो सीज कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो उस पॉइंट को कहते हैं विल्टिंग पॉइंट। तो हमारी जो मॉइस्चर की जो रेंज है वो कितनी है, कि फील्ड की कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, और जो विल्टिंग पॉइंट है उन दोनों के बीच में हमारा जो मॉइस्चर है वो होना चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए। जो क्रॉप के लिए जो मॉइस्चर है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सॉइल एयर। एरिनेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग एयर इन द सॉइल
इसको कहते हैं एरिनेशन, कि सॉइल के अंदर हम हवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो, उसको कहते हैं एरिनेशन ऑफ सॉइल। एरिनेशन ऑफ सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है सॉइल में उसके लिए हमारा सॉइल का एरिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो जर्मिनेशन होता है सीड का, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनाएरोबिक रिएक्शन जो कहते हैं हम, वो कहते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो आता है सॉइल एयर, जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल होने चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये क्या है, ये इनसॉल्युबल मिनरल्स है, उनको सॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सॉइल एयर का होना इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर। मूव फर्दर। हमारे जो ये क्रॉप्स है, पोटैटो, टैबेको, कॉटन, लाइनसीड, टी एंड लेग्यूम्स नीड हायर ऑक्सीजन इन सॉइल एयर। तो इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, इनकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, जबकि जो राइस है जो हमारा, वो लो लेवल ऑफ O2 में भी ग्रो कर सकता है एंड कैन ग्रो इन वाटर लॉक कंडीशन। वाटर लॉक कंडीशन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, पानी ही पानी होता है, हमें पता है राइस के लिए, तो उस कंडीशन में भी हमारा राइस ग्रो कर सकता है। तो हमें राइस की ग्रोथ के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हमने अभी अबव जो हमने क्रॉप्स पढ़ी है उनके लिए हमें हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सॉइल एयर में। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारी क्रॉप को अफेक्ट करता है। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो रेट है, और जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करें या न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करें, उसका जो रेट है वो सॉइल के टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होता है। ये हमारे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ग्रोथ रेट, जो कि अंडरग्राउंड क्रॉप्स होती हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जितने भी अंडरग्राउंड क्रॉप्स होती हैं, वो सारे सॉइल के जो टेम्परेचर है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। और जो हमारा जो सीड ग्रो होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होता है, वो भी कहीं हद तक, क्योंकि वो सॉइल के अंदर होता है, तो जो सॉइल का टेम्परेचर है वो बहुत हद तक उसकी जर्मिनेशन को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करता है, कि भाई हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिससे कि हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट होकर बाहर आ जाए। उसके बाद जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उसमें भी हमारा सॉइल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइक्रोब्स आपको पता है कि वो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को जो बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसकी हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, सॉइल मिनरल मैटर। जो मिनरल का जो कंटेंट है सॉइल के अंदर, वो कैसे मिला है हमें, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एज अ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। आपको पता है कि रॉक्स को जब वो ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं, बिल्कुल फाइन हो जाते हैं, उसके बाद हमें सॉइल मिलती है। तो वही है, वो जो मिनरल्स हैं डिफरेंट साइजेस में टूट जाते हैं, उसके बाद हमें जो उन रॉक्स के अंदर जो मिनरल था वही हमारे सॉइल के अंदर हमें मिलेगा, तो उसको कहते हैं हम सॉइल मिनरल मैटर। ये क्या है, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स के कहीं ना कहीं सोर्स हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, ये जो मिनरल्स हैं वो जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ से मिले, हमें रॉक से ही मिले हैं। जो रॉक जो फाइन हो गए हैं, जो वीदरिंग के प्रोसेस के बाद हमें मिली है सॉइल, उसकी वजह से जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, उनके वो मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये सब है, और ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। अब आता है हमारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारी जो क्रॉप है, ये उसको माइनर मेजर जो हमें न्यूट्रिएंट जो हमें भाई प्रोवाइड कराना है क्रॉप को, वो हमारा कौन प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कराता है। ये इंप्रूव करता है किसको, टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो टेक्सचर है कैसी होना चाहिए, फाइन, कोर्स कैसी होनी चाहिए उसको, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी सॉइल की, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके ऑर्गेनिक मैटर पे, कि भाई उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत सारे जो हमारे सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए फूड भी है। क्लियर। उसके बाद आता है सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये जो मतलब जो हमारा रॉ ऑर्गेनिक मैटर है हमारा जो सॉइल में जो प्रेजेंट है, वो किसके उससे डिकम्पोज होता है, कौन उन्हें डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज करते हैं, विच इन टर्न रिलीज द प्लांट न्यूट्रिएंट। जो वो रिलीज कर रहे हैं, जो डिकम्पोज कर रहे हैं जिस ऑर्गेनिक मैटर को, वही उनके लिए फूड है। ठीक है, वह फूड है, अब वही उनका जो फूड है वही प्लांट्स के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहे हैं। क्लियर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है आपको पता है वो डायरेक्ट
प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं करी जा सकती, प्लांट उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले उसका फिक्सेशन होता है, और वो जो फिक्सेशन है वो कौन करता है, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वही करते हैं। और फिर जो वो नाइट्रोजन है वो बहुत ही कहते हैं कि एक न्यूट्रिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्रॉप के लिए। तो फिर वो हमारे क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स का कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फ्लो करवाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसे डायरेक्ट प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती, उसका फिक्सेशन होके ही वो एक क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स बन सकती है। क्लियर। उसके बाद आता है सॉइल रिएक्शन। भाई सॉइल का पीएच कैसा होगा, वो कितनी रिएक्टिव होगी। कि भाई हमारी जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक जो सॉइल है उसमें तो ग्रो कर नहीं सकती। हमारा जो सॉइल का जो एक तरह से पीएच है वो बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए। और पीएच का कहीं ना कहीं क्या होता है, पीएच होता है हमारा हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, उसको कहते हैं पीएच। तो हमारा जो सॉइल का पीएच है वो सॉइल की मतलब जो क्रॉप की ग्रोथ है उसको बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए हमारा जो नॉर्मल पीएच है जिसको हम कहते हैं 7, वो हमारी क्रॉप की ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये मैंने बता ही दिया कि एसिडिक सॉइल में हमारी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक माना जाता है हमारी उसके लिए क्रॉप के लिए। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं सॉइल के, कि भाई सॉइल के अंदर क्या क्या हमें जो 7 हमारे कंपोनेंट्स बनते थे वो सारे हमने पढ़ लिए, वो फैक्टर्स सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, भाई प्लांट और जो एनिमल्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उनको ही कहते हैं बायोटिक फैक्टर, जो कि हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे कहीं ना कहीं एनहेंस करते हैं, या कैसे कैसे भाई वो उनके लिए हेल्पफुल हैं या हार्मफुल है, वो सब हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो हेल्प कर रहे हैं। बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहला आता है हमारा प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे हेल्पफुल और हार्मफुल हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर बिटवीन प्लांट्स अकर व्हेन देयर इज डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड सनलाइट। तो प्लांट जो है वो कैसे हमारा कहीं ना कहीं कंपटीशन या कॉम्प्लीमेंट्री नेचर बन जाता है उसका, आपस में ही वो कैसे कहीं ना कहीं कंपटीशन करने लग जाते हैं जब हमें न्यूट्रिएंट्स की, मॉइस्चर की या सनलाइट की जो हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है। तो क्या होता है कि जब दो क्रॉप्स जिनको बराबर ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उतना ही मॉइस्चर चाहिए, उतनी सनलाइट चाहिए, तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो आपस में कंपटीशन करने लग जाती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह से हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, या फिर एक तरह से हमें हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। कई जगह पे ये हेल्पफुल भी है, जैसे कि जब दो हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं जिनका न्यूट्रिएंट जो लेवल है, जो वो न्यूट्रिएंट लेवल उन्हें चाहिए वो भी अलग है, उन्हें मॉइस्चर लेवल जो चाहिए वो भी अलग है, सनलाइट का भी उनके ऊपर अलग अलग उन्हें नीड है। तो ऐसी जो क्रॉप्स हैं, डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, उनको अगर हम इकट्ठा ग्रो करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होती हैं, कि भाई वो जितना न्यूट्रिएंट उसे चाहिए वो उतना ले रही है, उसके बाद जो बचता है वो दूसरे के लिए काम आ जाता है। तो उस तरह से भी कुछ क्रॉप्स ऐसे भी है जो हमारे लिए एक साथ उगाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, और हमारी यील्ड को भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करता है। ये हमने लास्ट जो हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने जो क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा भी था सिनर्जेटिक जो इफेक्ट होता है हमारा। उसमें हम ये करते हैं कि जो दो डिफरेंट जो बिहेवियर वाली जो क्रॉप्स हैं उनको एक साथ ग्रो करते हैं, जिससे कि हमारा यील्ड जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो एनिमल है। एनिमल में हमारे जो सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म, स्नेल्स और जो अलग अलग कैटेगरी के जो इंसेक्ट हैं हमारे, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उसी को ही अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो सॉइल है उसके कॉम्पोजिशन को बहुत एनहेंस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं तो बेनिफिशियल भी हैं कि सॉइल को इम्प्रूव करते हैं और उससे हमारी क्रॉप एनहेंस होती है। कुछ ऐसे भी जो हमारी क्रॉप की यील्ड को भी कम करते हैं। क्लियर। जैसे हनी बी है, वो हमारी जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो हनी बी की हेल्प से होता है। जो अलग अलग जो प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ तक पॉलिनेशन को पहुँचाने का जो काम करते हैं वो हनी बीज करते हैं, उससे हमारी जो यील्ड है वो इंक्रीज होती है। अर्थवॉर्म जो है वो हमारी सॉइल को इंक्रीज, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो एरिनेशन और मतलब जो सॉइल के लिए एरिनेशन मतलब जो उसके अंदर एयर का जो फ्लो है उसको कंटिन्यूसली कहते हैं ना इम्प्रूव करता रहता है, और उसके अंदर जो कहते हैं ना न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी एनहेंस करता है। तो अर्थवॉर्म जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सॉइल फर्टिलिटी में। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है
वो आता है फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रॉप के लिए, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री होती है कि किस फॉर्म में हमारी जो क्रॉप है वो उसको ग्रो किया जा रहा है। सेकेंड इज एल्टीट्यूड, थर्ड इज स्टीपनेस ऑफ स्लोप, फोर्थ इज एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विंड। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनको डिटेल में। तो पहला आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द ज्योमेट्री ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। टोपोग्राफी मैंने बताया था कहीं ना कहीं ज्योमेट्री को कहते हैं कि किस तरह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है जहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो करेंगे। टोपोग्राफिक फैक्टर ना डायरेक्टली हमारी क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि हम किस जगह पे क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको, क्रॉप को जो है हम ग्रो कर रहे हैं। टोपोग्राफी समझ आ गया। टोपोग्राफी क्या है, ज्योमेट्री है अर्थ सरफेस की। वो डायरेक्टली हमारी क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है कि कभी ना कभी तो हमें ये फील होता है कि हमने कहाँ अपनी क्रॉप को ग्रो करा है, कैसा फील है। ठीक है, तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं बहुत हद तक डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो अफेक्ट करता ही है। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड की वजह से कैसे हमारी जो क्रॉप है उस पर असर पड़ता है। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जो कि बहुत बहुत क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। स्टीपनेस ऑफ स्लोप कि कितना मतलब स्लोप कितना ज़्यादा टिल्ट है, कितना ज़्यादा शार्प है, ये जो है ये बहुत हद तक हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि अगर बहुत स्टीपनेस, बहुत ज़्यादा स्लोप में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सीधा स्लोप होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रेन वाटर है वो ऐसे ही बह के निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो टॉप सॉइल है जिस पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बह के चले जाएंगे पानी के साथ। तो हमारा जो स्टीपनेस स्लोप का वो भी टिल्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। एक्सपोजर टू लाइट एंड विंड, अगर हमें प्रॉपर एक्सपोजर ना मिले क्रॉप के लिए लाइट का और विंड का, तो वो भी हमारी क्रॉप की यील्ड को बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि जिससे जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं उन पे अगर कम लाइट पड़ेगी, कम इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी और बहुत तेज ड्राई विंड्स चलेंगे, तो उससे हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो बहुत ही खराब होगी। क्लियर, ये था फिजियोग्राफिक। अब आता है हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत हद तक हमारे जो फार्मर्स हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत हम उसके कहीं ना कहीं हिट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सोसाइटी पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फार्मिंग, कि सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव है, वो फार्मिंग को किस तरह से लेती है। हमारा जो फार्मर है वो बहुत मेहनत करके हमारे लिए फूड बनाता है, तो हमारा जो सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है वो फार्मिंग की साइड कैसा होना चाहिए, वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन फार्मिंग, कि भाई हम कितने मेंबर्स हम फार्मिंग में लगा रहे हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक ही मतलब कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में लग जाते हैं, तो जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ऐसा भी होता है कि ये भी हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है कि भाई हम कितने इंडिविजुअल को फार्मिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद है कि हम कैसी वैरायटी की जो हम क्रॉप है वो ले रहे हैं, कि जिससे कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई फूड एंड फॉडर जो है हमारा वो क्या है, वो कम्प्लीटली हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैं उनको मिल पाए, तो हम इतनी अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स को यूज़ करें। थर्ड है कि भाई आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमें अपनी यील्ड को भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें हाइब्रिड क्रॉप्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो हाइब्रिड क्रॉप्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं, अपने अंदर इंक्लूड करते हैं कि भाई ये हाइब्रिड क्रॉप्स हमें ग्रो करनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन जो है फार्मर्स की वो बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत मेजर इफेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे जो मान लो हमारे जो कितने टाइप के मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज के 4 टाइप के हमारे फार्मर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो स्मॉल फार्मर है उसके पास रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर फाइनेंस हो, प्रॉपर पैसा हो उसके पास, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है फार्मर की वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है उसकी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन में। तो ये थे हमारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो दिस मच इज़ फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।